हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और आज आपको कुछ ऐसा रामबाण तरीका बताएंगे इसमें कुछ टॉपिक को सॉल्व करने का, जिससे आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक एकदम लाजवाब है, बिना पढ़े हुए कर देना है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर पहला ही टॉपिक जो होता है अनसीन पैसेज पूरे 15 नंबर का पूछता है और वही बच्चों को परेशान करता है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रामबाण तरीका बताएंगे कि आप पूरा का पूरा भैया उसको निपटा कर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी की तरह, इसलिए इंग्लिश को भी मतलब हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपका पूरा 100 नंबर का होगा। ठीक, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का? पूरा 100 नंबर का होगा। याद रखना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका 70 में आएगा बाकी 30 नंबर स्कूल से, नहीं, पूरा होगा। ठीक, 2024 का आया हुआ पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू में आपका भैया ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया रहेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड है। हर क्वेश्चन मतलब हर सेक्शन में सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, यानी अनिवार्य है, और उनके सामने मार्क दिया रहेगा, ये सब दिया है। तो पहला होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए रीडिंग, इसको रीडिंग कहा जाता है। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का होगा और ये आपका अनसीन पैसेज होता है पूरे 15 नंबर का। 15 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, यहां पर 1-2 नंबर की कीमत क्या होती है, किसी का 1 नंबर से 90% बनने से रुक जाता है, तो कोई 1 नंबर की वजह से फेल हो जाता है। तो 1 नंबर की कीमत जब इतनी ज्यादा है तो यहां पर तो बात 15 नंबर की है। ठीक है, चलिए कैसे करना है बताते हैं। देखिए ये दिया रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी उससे रिलेटेड ये एक आपका पैसेज है और इससे संबंधित नीचे इसके प्रश्न दिए रहेंगे, उस मतलब उन प्रश्नों का उत्तर इसी में से छांट के लिखना है। ठीक, जैसे देखिए, चलिए इसको थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं। आप परेशान मत रहिए, आप भले अर्थ निकालना आपको ना मालूम हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नाम ही है अनसीन पैसेज, जिसको अपने भाई आपने कभी सीन ही नहीं किया है, आपके बुक से कोई मतलब नहीं, कहां से पूछ ले कोई मतलब नहीं, लेकिन तरीका नहीं पता रहेगा तो आपके ये 15 नंबर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। देखिए यहां पर इसको पढ़ते हैं, कह रहा है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी सुबह जल्दी उठना वो क्या करता है, हमें स्वस्थ रखता है और खुशी प्रदान करता है। जाहिर सी बात है बच्चों। आगे देखिए कह रहा है कि द मैन हु राइज लेट, मतलब जो राइजेस लेट, जो व्यक्ति लेट उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, वो दिन में कम आराम कर पाता है। जाहिर सी बात है भाई, जो लेट में उठेगा उसको आराम मिलेगा नहीं ज्यादा। आगे कह रहा है कि एनी वन हु लाइज इन बेड लेट, जो व्यक्ति बेड पर लंबे मतलब लेट टाइम तक पड़ा रहता है, आगे वो बोल रहा है कि भाई देखिए कहां गया, हाँ, इज कंपेल्ड टू वर्क टिल द लेट हावर्स इन द इवनिंग, यानी जो लंबे समय पर बेड तक पड़ा रहेगा, यानी जो लेट उठेगा उसको शाम के समय लेट तक काम करना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। आगे कह रहा है कि ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, कह रहा है कि उसे शाम के एक्सरसाइज के बिना ही जाना पड़ेगा, जो कह रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी वो इवनिंग का जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाएगा। आगे कह रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल, ठीक, इन सबके बावजूद हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द ईयरली राइजर, मतलब ये कह रहा है कि इन सबके बावजूद भी, उसके सभी प्रयास, अगर वो बहुत सारा प्रयास भी करता है तो उसके प्रयासों के बावजूद भी उसको ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा कि सुबह जल्दी उठने वाले को मिलता है। आगे कह रहा है कि द रीजन, इसका कारण यह है, फॉर दिस यानी इसका इज यानी इसका कारण यह है दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब कह रहा है कि भाई इसका कारण यह है कि वो जो सुबह की ताजगी भरी हवा है उसका एडवांटेज नहीं ले पाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट हावर्स ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कुछ लोगों का कहना है कि जो रात का समय होता है वो काम करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। बट आगे कह रहा है कि सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कुछ महान विचारक से दैट, कुछ महान विचारक कहते हैं
कि दे कैन राइट बेस्ट, वे अच्छा लिख सकते हैं ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वो लेट नाइट तक काम करते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब लेट नाइट काम करना, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये फिर भी दिस इज ट्रू, ये सत्य है, टू से यानी कहना, दैट फ्यू मेन हैव ए क्लियर ब्रेन, यानी कुछ लोगों का जो मन होता है एकदम क्लियर होता है एट मिडनाइट, यानी रात, आधी रात के समय, व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर को सबसे ज्यादा आराम और नींद की जरूरत होती है। फिर आगे कह रहा है दोज हु वर्क एट दैट टाइम, जो व्यक्ति उस टाइम काम करते हैं, सून रुइन देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। फिर आगे बोल रहा है बच्चों, देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज, मतलब ऑफ दियर वर्क। जो स्वास्थ्य, जाहिर सी बात है, जो बैड हेल्थ होगा यानी बुरा स्वास्थ्य होगा, ठीक, उससे क्या होगा, उसके काम, मतलब काम के क्वालिटी पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तो काम कितना अच्छा होगा, नहीं हो सकता ना। अब देखिए इससे संबंधित बच्चों आपके यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अब सारे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए सब 3-3 नंबर वाले हैं बच्चों, ठीक। पहला है कि व्हाई इज अर्ली, मतलब अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी सुबह उठना लेट उठने की अपेक्षा, ठीक, सुबह उठना लेट उठने की अपेक्षा बेटर क्यों होता है, क्यों होता है। तो इसको ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं, अब आप आराम से इसको बना सकते हैं अपने से। क्यों? क्योंकि जो सुबह उठता है वो अपने काम को अच्छे से अंजाम देगा, यानी इस टाइम से ड्यूटी पर जाएगा, शाम को इवनिंग वॉक पे निकल जाएगा, एक्सरसाइज कर लेगा, रात को उसके बॉडी की जो ज़रूरतें होती हैं, आराम, ये सब चीज़ वो भी कर लेगा। तो ये चीज़ होता है ना, तो इसको आप बना भी सकते हैं भैया, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बिकॉज ही कैन डू हिज वर्क, ठीक, प्रॉपरली, यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। या ही कैन डू फाइन वर्क, वो अच्छा काम कर सकता है। तो इसको थोड़ा अपने से बनाकर आप लिख सकते हैं। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा देखिए बोल रहा है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि कुछ जो विचारक होते हैं, मतलब जो लेट नाइट काम क्यों करते हैं, यानी लेट नाइट काम करना उनको क्यों पसंद है। तो बच्चों देखिएगा, इसमें देखिए भैया क्यों पसंद है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए बोल रहा है कि सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कुछ महान विचारक कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि वो रात के समय में ही अच्छा लिख सकते हैं और वही उनके लिए बेस्ट टाइमिंग होता है। तो इसीलिए बोल रहा है, ये हो गया 3 नंबर। तो इसी में तो मिला ना बच्चों, हमको कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा रसगुल्लों। आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट द मिडनाइट, कि जो रात के समय काम करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, इससे क्या हानियां होती हैं। चलिए समझते हैं क्या हानि होती है। देखिए अब देखिए मिल गया बच्चों, यहां पर देखिएगा फटाक से कि दोज हु वर्क एट दैट टाइम, यानी जो उस वक्त काम करते हैं, यानी रात के समय में, सून रुइन दियर हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं, मतलब स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए तो मिल गया बच्चों। आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज, यानी संभव एडवांटेज, यानी लाभ क्या है, ऑफ बोथ, यानी दोनों, मॉर्निंग हावर्स यानी सुबह के टाइम का, और मिड नाइट हावर्स यानी रात के समय में। यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए सुबह और रात के वक्त दोनों टाइम पे एडवांटेज क्या मिल सकता है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि मॉर्निंग के टाइम में तो क्या हो जाएगा, द एयर इज फ्रेश, एयर इज फ्रेश। जाहिर सी बात है भैया कि जो सुबह के टाइम पे जो हवा होती है वो एकदम स्वच्छ होती है। आगे भी तो कहा है ना, रिफ्रेशिंग मॉर्निंग बोला था। और जो मिड नाइट हावर्स होता है उस टाइम उनके बॉडी को क्या हो जाएगा भैया, रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप, यानी उनके बॉडी को आराम मिल जाएगा और नींद अच्छे से आएगी। तो ये दोनों ही तो एडवांटेज हैं, तो इसमें कुछ करना पड़ा नहीं ना, मिल गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट पैसेज है, 2015 में, 17 में, 22 में और 24 में तो आया ही है, पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ हॉनेस्ट। देखिए नॉइजी, इसमें 3 क्वेश्चन
आपके वोकैब से होंगे, यानी वोकाबुलरी से, एक एक नंबर का होगा। ठीक है, कह रहा है जो नॉइजी वर्ड है इसका अपोजिट क्या है। नॉइजी का मतलब हल्ला गुल्ला, और इसका नॉइजी का क्या होगा, हल्ला गुल्ला का मतलब शांत। और इसमें शांत वर्ड कहीं शांत के लिए कुछ है, थोड़ा देख लेते हैं ना, शांत के लिए कुछ है, बिल्कुल है बच्चों। देखिए ये देखिए, सम पीपल से दैट द क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत होता है। तो अपोजिट मिल गया कि नहीं भाई, मिल गया ना बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, क्वाइट हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब अभी हमने बताया था ना कि भैया क्या होता है कि वर्क लेट नाइट या लेट टाइम, ऐसे कि भाई लेट नाइट तक काम करना या कठिन परिश्रम करना, ये बर्निंग मिडनाइट ऑयल होता है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ रुइन। रुइन का मतलब क्या होता है, विनाश हो जाना। ठीक है, और यहां पे साइनोनिम पूछा है समानार्थी, तो किसके मतलब विनाश हो जाना, तो ऊपर आप देखेंगे कहीं पे है डिस्ट्रॉय, या और भी मीनिंग होते हैं तो डिस्ट्रॉय यहां पे हम लिख सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद हो जाना या विनाश हो जाना। क्लियर, तो ये आपका बच्चों पूरा हो जाएगा 15 नंबर का आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन जो बी होगा बच्चों राइटिंग का होगा। ठीक, पहला क्या रीडिंग था, दूसरा राइटिंग। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो आपका होगा आर्टिकल राइटिंग। 100 से 150 शब्दों में लिखने को बोलेगा, पूरे 10 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है, जैसे 3 टॉपिक दिया है, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। याद करो जो हमने 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया है उसमें इसको बताया है भैया, तो ये हो गया। दूसरा आया था ऑनलाइन क्लासेस, आया हुआ पेपर है, ऐसा नहीं कि भाई ये बस ऐसे बता रहे हैं। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस है, चलिए इसके बाद इसको हम करवा देते हैं। हालांकि सब पिछले साल कराया है लेकिन फिर से अब की बार करवाएंगे। ठीक, अगला है कह रहा है कि देखिए कहाँ गया भाई, यूजफुलनेस ऑफ गुड, कह रहा है कि लाइब्रेरी। तो ये चीज होती है, तो ऐसे 2 से 3 टॉपिक दिया रहेगा, आपको किसी एक पर करना होगा। तो भाई इसको अलग से जब वीडियो लाएंगे तो हम कराएंगे, अभी तो इतना कराने में ठीक है टाइम लगेगा। आगे देखिए तीसरा जो हो जाएगा भैया, ये भी 10 नंबर का होगा, और ये क्या होगा आपका लेटर राइटिंग होगा। इसमें भी 2 रहेगा, अथवा करके परेशान नहीं होना। कह रहा है पहला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। ठीक, प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन, यानी जो बाढ़ के बाद जो स्थिति होती है और जो समस्याएं होती है उससे निजात पाने के लिए किसी मतलब न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। अथवा में देखिए, अथवा में बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में जो मतलब जो बोलते हैं ना लैब होता है उसको इंप्रूव करने से संबंधित, लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा है। ठीक, तो कुछ भी ऐसा देगा। अब उसके बाद जो सेक्शन सी होगा, मजेदार वाला सेक्शन तो यही होता है, सेक्शन सी, दिस इज ग्रामर। ये ग्रामर वाला सेक्शन होता है और सबसे अहम रोल इसी का होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में उलझते हैं और उनको समस्या इसी सेक्शन में होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, एकदम दिमाग खुला रखना। सबसे पहले इस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 यानी 10 नंबर इस तरह से मिलेंगे। तो पहला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत पहला है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, कि जो व्यक्ति क्या होता है कि जो व्यक्ति ब्राइट साइड को देखता है, ठीक है, जो उज्जवल साइड को देखता है, यानी हर तरह से मतलब उसका नजरिया एकदम साफ हो, क्लियर हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसको ब्राइटनर कहते हैं या ब्राइटन कहते हैं या ऑप्टिमिस्ट कहते हैं या फिर उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है भैया आशावादी, आशावादी, और इसके मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, आशावादी और निराशावादी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आशावादी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या था, तो ये तो पहला तो भाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, हो गया अनेक शब्दों के लिए। अब आइडम और फ्रेज है, कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल्स इन, पिक्स होल मतलब पिक होल्स इन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? आपके विकल्प हैं टू इंसल्ट समवन, किसी का मतलब किसी की बेइज्जती करना, या टू अटैक समवन, किसी पर अटैक करना, या फिर टू पंचर, या फिर टू फाइंड फॉल्ट। देखिए
पिक होल्स इन का मतलब होता है छेद करना। क्या करना भैया? छेद करना। और किसके मतलब छेद करना? तो पंचर का मतलब ही तो होता है छेद करना। ठीक है, तो छेद करना इसका यही वाला सही होगा बस। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका आइटम फ्रेश। अब देखिएगा साइनानिम आ गया। ठीक, साइनानिम ऑफ कह रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है बच्चों? मेहनती। ठीक, इन्हीं में थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो इंडस्ट्री फिर या फिर इंडस्ट्रियल, हार्ड वर्किंग, फैक्ट्री, तो भैया हो जाएगा हार्ड वर्किंग क्योंकि मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती यानी हार्ड वर्किंग। साइनानिम पूछा था। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें एरर कहां है? तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज, तो मतलब द में हो जाएगा भैया, यहां पे एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ये सब हम करवाएंगे, परेशान मत रहिएगा। आगे देखते हैं, अगला है, अगला कह रहा है कि द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब विलोम, आपको भी मालूम है। और सक्सेस का विलोम क्या हो जाएगा? फेल होगा, फेल्ड होगा, फेलियर होगा, पास होगा, तो भाई फेलियर। सक्सेस का मतलब ही होता है भैया सफल, है ना। फेलियर का मतलब असफल, तो इसका विलोम पूछा था तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन के अंतर्गत। पांचवें में ध्यान से समझिएगा। तो भाई पांचवें का ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा रसगुल्लों। तो पहला है, देखिए एनी वन बोला है, याद रखना, हम तो दोनों बता दे रहे हैं बट आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको केवल एक करना होगा। ठीक, तो भाई 2 में 1 तो आप कर ही सकते हो इजिली। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन शैल आई हेल्प यू। तो आराम से बना सकते हैं ना, इसको आराम से क्या बनाएंगे? यही तो बनाएंगे भैया। देखिए सी, और अच्छे से बताया बच्चों, जब भी यहां पे भाई व्हेन वेयर से शुरू हो, WH वाला है, तो सेड या सिट्टू को आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। ठीक, कंजक्शन हमने बताया यही लग जाता है। ठीक है, जब यहां पे आपका यहां पे WH वाला ना हो, यस नो टाइप हो, तब इसमें इफ या वेदर लगाते हैं। तो सी आस्क्ड मी व्हेन, उसके बाद व्हेन फिर सब्जेक्ट आप तलाशेंगे आई है। कौन कह रहा है? सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई किसके लिए? इस लड़की के लिए। तो व्हेन सी, अब सैल का शुड, व्हेन सी शुड हेल्प, कह रहा है यू, तुम्हारी हेल्प, किसके लिए? मेरे लिए कह रहा है, तो यहां पे हेल्प मी हो जाएगा। बस हो गया ना, बात खत्म। ऐसे बनाएंगे। आगे कह रहा है कि अगला दूसरा कि आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। तो भैया देखिए प्लीज से शुरू हुआ है, आपका ये रिक्वेस्टेड लग जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड हर, ये प्लीज हट जाता है, फिर उसके बाद टू लग जाता है, टू हेल्प मी, मेरे लिए कह रहा है, हेल्प मी। कौन बोल रहा है? आई। तो ये कह रहा है आई सेड टू हर, उस मतलब आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि मेरी इस समय मदद करो। ठीक है, कि मेरी इस समय, कि मैंने कहा ना, उससे कहा, तो हेल्प, उसके बाद क्या हो जाएगा? टू हेल्प मी जस्ट नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये जो मी होगा इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, कि मैंने उससे कहा कि इस समय मेरी मदद करो, तो मैंने उससे विनती किया कि मेरी वो मदद करे। बस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, अगला क्या हो जाएगा भैया कि कंबाइंड। देखिए बी है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कुछ दिया है उसी के अनुसार बदलना है। तो कह रहा है कि देखिए एनिमी सरेंडेड, जो एनिमी है यानी दुश्मनों ने सरेंडर कर दिया। द बैटल वाज ऑन, बैटल मतलब युद्ध जो है जीता, मतलब जीत गया। तो इसको बदलना किस में है? सिंपल में बदलना है। सिंपल में है तो आसान है भैया, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। तो इसको हो जाएगा द एनिमी। ठीक, क्या हो जाएगा कि द एनिमी, और ये हो जाएगा आपका सरेंडर्ड। ठीक, एनिमी सरेंडर्ड एंड लगा करके, एंड द बैटल वाज ऑन, और जो बैटल है वो जीत लिया गया। ठीक है, अगला है कि इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, इसमें भी कुछ नहीं करना, तो इसमें भी केवल और केवल बीच में एंड लगा देना है भैया, तो इट इज डन। ठीक है, इट इज डन। देखिए जब सिंथेसिस वगैरह बताएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिएगा, कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, भाई किसी एक को बदलना है, इनटू पैसिव वॉइस पहला है और कंपैरेटिव डिग्री में है। पहला है कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, कंपैरेटिव मतलब इसको पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए डिड यू सी हिम, तो सी आगे लाए, मतलब डिड यू सी हिम है तो भैया हिम है, तो इसको आगे लाएंगे ही। अब इसके साथ क्या है, वाज या वेयर, तो वाज ही सीन। ठीक, वाज ही सीन, फिर हो जाएगा यस्टरडे। ठीक, यस्टरडे बाई यू। ठीक है, बस खत्म हो गया। अगला है कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, जो आयरन है वो क्या है, सबसे यूजफुल मेटल होता है। कंपैरेटिव डिग्री में बनाना, कंपैरेटिव में तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया, ठीक, ये हो जाएगा कि आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर, देन एनी अदर मेटल। ठीक है, देन एनी अदर मेटल, बस इस तरह से। ठीक है, आगे हो जाएगा भैया, देखिए ये करेक्ट कह रहा है कि सेंटेक्स जो है करेक्ट एनी वन, किसी एक को करेक्ट करना है। पुअर आर हार्नेस्ड, तो द पुअर, इसको लिखेंगे द पुअर आर हार्नेस्ड बाई नेचर, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट होगा। दूसरा है कि डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, तो डू यू टेक प्राइड ऑफ की जगह पे इन योर वर्क हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत जो एरर होती हैं इनको आपको करना होगा। फिर होमोफोन्स, जैसे ये पेयर दिया रहेगा, इसको मतलब इसके मदद से एक सेंटेंस बनाना होगा किसी एक का। जैसे एक्सेप्ट, देखिए ये एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना होता है, और इस वाला का एक्सपेक्ट का मतलब क्या है कि अपेक्षा करना, मतलब जैसे कहते हैं कि भाई मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो ये इसको कोई लेकर कोई सेंटेंस बना दिए कि जैसे आई एक्सेप्ट हिज, मतलब प्रपोजल। फिर उसके बाद ये चीज आप इससे बना सकते हैं। अब जैसे ये वीक का मतलब होता है कि भैया कमजोर, जैसे लिख सकते हैं कि रमेश इज वेरी वीक, और ये वीक का मतलब होता है सप्ताह, तो इससे भी आप सप्ताह में बना सकते हैं, जैसे वह सप्ताह में मेरे पास 2 बार आता है। तो ऐसे कोई सेंटेंस इंग्लिश में पूरा बनाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपका जो छठा क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसमें अनुवाद रहेगा। ठीक, तो ये चीज समझना है आपको कि ये अनुवाद दिया रहेगा, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब सेक्शन जो डी होगा, ये पूरा का पूरा ये आपका क्या होगा, लेक्चरर होगा, पूरा का पूरा लेक्चर वाला होगा, यानी आपका साहित्यिक होगा, आपके बुक से होगा। ठीक है, लिटरेचर होगा। अब देखिएगा इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पहला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो ये आपका 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन करना होगा। ठीक, आपके सामने 3 दिए, मतलब ये दिया रहेगा जैसे इस तरह से, अथवा में है। ठीक, तो व्हाट डिड द एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस। ठीक है, आर में कह रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, डगलस को कैसे ट्रेन किया, तो ये प्रोज वाला है, सब इसको लिखवाएंगे जब क्वेश्चन आंसर, तब अभी नहीं ज़्यादा सोचना इसके बारे में। तो इसमें भी ऐसा कुछ दिया है। फिर उसके बाद बच्चों इसी प्रोज का 80 शब्दों में, इसके पहले तो 30-40 था, 80 शब्दों में लिखना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर 7 नंबर का होगा। तो जैसे ये दिया रहेगा, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, कि जो तालाब में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, यानी कैसे तैराकी सीखा, क्या कुछ किया, सब कुछ। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया। फिर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल, जो बेंगल इंडस्ट्री है, कि जो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों की भाई क्या दुविधाएं हैं, अर्थात उनके जीवन के बारे में लिखना है कि उनका जीवन कैसे स्ट्रगल से भरा होता है। ठीक है, तो ये चीज लिखना होगा बच्चों। फिर आपका आएगा जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा भैया, ये आपका होगा एक स्ट्रैक्ट, यानी स्टेंजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्टेंजा में 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 यानी 6 नंबर का ऐसे बनेगा।
तो आपका एक ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जैसे दिया रहेगा आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। वो क्या है, जब बुनती रहती हैं कुछ चीज़, ठीक है, बना रहती हैं कढ़ाई वगैरह, फिर उन अपने दर्द को बयां करते हैं कि हमारा हस्बैंड हमको कैसे परेशान करता है, कैसे टॉर्चर करता है, मतलब दुनिया भर का ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। अब उसके बाद मतलब यहाँ पर आपको कहने का मतलब यह है कि दिया रहेगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर उसी से आपको छांट कर लिखना है, ठीक है। अगला है, जैसे 10 नंबर पे आएगा तो यहां पे एक सेंट्रल आइडिया देगा, केंद्रीय भाव। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों ये, ठीक है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। जैसे माई मदर एट 66, ठीक। फिर उसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी या कीपिंग क्वाइट, इन तीनों को हमने करवाया है, ये तीनों करवाया है, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लेना, नहीं अब की बार फिर से करवाएंगे, पिछली बार करवाया है, ठीक। अब जो 11 नंबर में होगा ये आपका सप्लीमेंट्री से रहेगा, ठीक है। प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री अब बचा है, तो सप्लीमेंट्री से आपका दिया रहेगा। इसमें भी सेम उसी तरह का 4-4 नंबर वाला, यानी जो 40 शब्दों में आंसर लिखना होगा वो एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन। फिर इसको करने के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, यानी सबसे लास्ट होगा, इसमें भी दोनों में से सप्लीमेंट्री कोई एक लॉन्ग वाला रहेगा, ठीक है। जैसे हु वाज द कह रहा है कि साइकाट्रिस्ट, मतलब उसके बाद व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल जो चैप्टर है उससे है, और व्हाई डिड द किंग किल द कह रहा है कि 100th टाइगर, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना इसमें। तो मतलब इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो भाई इसका पूरा कुछ नहीं दिया है, तो यानी ये आपके 12 क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा टेक्स्ट बुक वाला है, जो याद करने वाली चीज़ें हैं वही हमारे लिए थोड़ा दिक्कत दे सकती हैं, बट डोंट वरी, समझना है, कुछ करना नहीं है। जैसे ही अब हम स्टार्ट करेंगे पूरा एक एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाना, तो वो भी एकदम हलवा लगेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा आएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।